अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, इस जंग के दौरान और सीज़ फायर के वक्त भी हमने देखा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन अब अमेरिकन वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना है कि ईरान में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, वहाँ बहुत जल्द तेल प्रोड्यूस करने वाली तनसीबात जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। इससे पहले भी हमने इस बारे में जो है वो बातें सुनी थी ज़राए से, और फिर साथ ही ये भी बताया गया है कि अमेरिकन ब्लॉकेड के बाइस तेल एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो फ़िज़ाई कंपनी ईरान के साथ ताउन करेगी वो अमेरिकन पाबंदियों का शिकार हो सकती है, जबकि एक्सियोस ने जो ख़बर दी है वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि कोरोना बहरान में हमने देखा था कि ईरान ने अपने तेल और तनसीबात के हवाले से जो है तजुर्बे किए थे जो कि कामयाब रहे थे, और इस वक्त भी 20 बड़े बहरी जहाज़ जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं, जिसमें तेल ज़खायर करने की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो जहाज़ फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं ईरान के दफ्तर खारजा का बयान मौजूद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान का ही हक है, और इससे पहले भी ये बात हुई थी कि दुनिया की तमाम फ़ौज भी आ जाए तो वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ईरान का कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकती। यहाँ पे तेल के हवाले से बात हो रही है। जीसीसी ममालिक ने भी ये कह दिया है कि ईरान जो टोल यानी कि टैक्स कीमत में जो पैसे लेगा उसे ख़त्म किया जाए, यानी कि जीसीसी ममालिक वो तमाम ममालिक जो तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, खलीजी ममालिक ने भी इसकी मुखालिफत की है। ओपेक्स की तंजीम से जो है एक बहुत ही पुरानी तंजीम है जो 1968 में जिसका आगाज़ हुआ था, और ईरान, ओमान, सऊदीया, इराक जो है, मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो इसके मेंबर्स थे। और अब ये ख़बर आई है कि ओपेक्स तंजीम से यूएई ने जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो ये एक सबसे बड़ी ख़बर है, क्योंकि ये एक वो तंजीम थी जो तेल के अदाद व शुमार और मार्केट के हवाले से आलमी हैसियत रखती थी, लेकिन अब मुत्तहदा अरब अमारात जो कि सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है इसका मेंबर था। उसके बाद हमने देखा कि वेनेजुएला और दीगर ममालिक भी यानी कि रशिया भी जो है वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब ये जो बड़ी खबर सामने आई है इससे डोनाल्ड ट्रंप खासे खुश भी हुए होंगे कि ये एक बहुत ही पुराना इत्तेहाद था। 1960 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पैगाम जारी किया है कि ईरान जौहरी माहदे पे इत्तफाक करने से गुरेजा है, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि माहदा हो जाएगा, इसमें जो है वो नाकामी नज़र आ रही है। और एआई पिक्चर भी उन्होंने सोशल मीडिया में जो है वो अपनी दिखाई है, जिसमें उन्होंने कहा है नो मोर नाइस गाय, यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उस पर हमने काफ़ी मीम्स भी देखे हैं, लेकिन अब एक बार ख़ुद जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एआई पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी है। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे मज़ीद नाकाबंदी जो है वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि फ़ौज की जो तैनाती है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके हमरा हैं डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। ब्रिगेडियर साहब, ओपेक्स में जो है हमने देखा था कि बहुत ही पुराने मेंबर थे यूएई, और अब इससे अलहदगी इख्तियार कर ली है। इसमें ओमान शामिल था, सऊदीया, ईरान, इराक। उसके बाद हमने देखा कि दीगर जो ममालिक हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो और मेरे ख्याल से रशिया भी जो था वो इसका मेंबर था। मुत्तहदा अरब अमारात का अलहदा हो जाना, इसे आप कैसा देखते हैं? मुत्तहदा अमारात आपने देखा है बड़े अरसे से वो इजराइल की प्रॉक्सी बना हुआ है और यहूदियत को प्रमोट कर रहा है, जॉनिस्ट को प्रमोट कर रहा है, और उनका जो प्रेसिडेंट है वो शैतान यहू का एजेंट है। अब इससे पहले भी उसने ऐसे इस किस्म के इकदाम किए हैं जिससे उसने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। मतलब ही इज वर्स देन अ ज़ियोनिस्ट, ही इज वर्स देन अ ज्यू। अब उससे पहले उसने एक हरकत की थी जब ईरान सऊदी अरब जो है वो यमन की जो हुकूमत है, प्रेसिडेंशियल काउंसिल, उसको सपोर्ट करता है, और उसके खिलाफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही है वो एसटीसी है, जो जिसको इजराइल सपोर्ट करता है। तो उसने इस एसटीसी को हथियार भेजे थे इजराइल की सपोर्ट की वजह से, और फिर वहां पे आप देखा कि सऊदी अरब ने उन्हें जी ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से हम बात करेंगे ओपेक्स के हवाले से कि यूएई जो है वो इसका एक बहुत ही पुराना मेंबर था, और अब जो है वो ओपेक्स की जो तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अलहदगी जो है इख्तियार कर ली। इस पर क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, ये टेंशन तो इन दोनों ममालिक में काफ़ी दिन से चल रही थी। सऊदी अरब यूएई में मुख्तलिफ चीज़ों पर इलाकाई जो कुछ जंगें हैं सोमालिया में या सूडान में उनके बारे में, और फिर उनकी कुछ जो इकनॉमिक स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी ज़रा मुख्तलिफ थी। इसमें सऊदी अरब का जो इंटरेस्ट है ना वो ये है कि कीमतें जो है वो ऊंची रखें, क्योंकि उनकी जो नीड है रेवेन्यूज़ की वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बड़े बड़े वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक वो नई सिटी बना रहे हैं नोएम, उसके अलावा उनका विजन 2030 है, तो उनको जो है हेवी जो है रेवेन्यूज़ चाहिए। इसके मुकाबले में जो है यूएई चूंकि एक छोटा सा मुल्क है, उनके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो उनकी अपनी जो है स्ट्रेटजी ये है कि आउटपुट को बढ़ाया जाए, इवन के अगर जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएं। तो इन दोनों चीज़ों में जो है दोनों में इख्तलाफ चल रहा था। अब यूएई ने ये फैसला किया है कि जी वो बिल्कुल ही अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना लेगा। यानी और भी मुल्क हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कि ओपेक का हिस्सा नहीं है, रशिया हो गया, मेक्सिको हो गया, मगर अब ओपेक जो है जो तकरीबन 10 से 12%। डॉक्टर साहब, मुत्तहदा अरब अमारात की अलहदगी से वो कौन सा ऐसा ममालिक है जिससे फ़ायदा हो सकता है, और क्या ये ख़ुद यूएई के लिए बेहतर रहेगा कि अगर वो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से जो है ख़ुद को अलहदा कर लेते हैं? देखिए, फायदा तो इसमें बायर्स का होगा ना, कि अब अगर यूएई बड़ा अलग हो जाता है जो कि 10-12% है ओपेक की टोटल प्रोडक्शन का, और वो अपनी कीमतें अगर ओपेक से कम रखता है, तो फिर जो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बड़े बड़े ममालिक अभी तक सऊदी अरब से या रशिया से ले रहे थे वो हो सकता है फिर यूएई के पास आ जाएं। तो यूएई को फायदा ये होगा कि उनकी आउटपुट बढ़ जाएगी, चाहे प्राइस थोड़ी कम भी हो। तो उन्होंने ये हिसाब लगाया हुआ है। मगर इसमें फिर अब ये भी देखना होगा कि फिर दूसरे ममालिक क्या करते हैं। अगर उन्होंने भी अपनी प्राइस कम कर दी तो फिर जो फायदा ओपेक को छोड़ने बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका कमेंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आप कमेंट दे रहे थे लेकिन वो इंटरनेट के बायस जो है आपका जो मैसेज है, जो कमेंट है वो हम तक नहीं आ सका, क्या कहेंगे? जी, वो मैंने आपसे बहस कर रहा था, तो वो तो प्रॉक्सी है एक्चुअल में इजराइल की, और वो उनकी लाइन टो कर रहा है, और वो अमेरिकन कैंप में और इजराइल कैंप में जाके बैठना चाहता है। अब उसने ओपेक से, या ओपेक प्लस दो है, एक ओपेक है और एक ओपेक प्लस है। ओपेक प्लस वो है जिसके अंदर रशिया शामिल है, उसने दोनों से अपनी डिसएसोसिएशन का ऐलान कर दिया है, जिसके मतलब एक चीज ने मैसेज ये दिया है कि जी मैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ नहीं खड़ा, बल्कि मैं जो है वो यहूदियों के साथ खड़ा हूँ, इजराइल के साथ खड़ा हूँ और अमेरिका के साथ हूँ। दूसरा मैसेज ये है कि जब आप ओपेक से अलहदा होते हैं तो ओपेक एक सेंट्रल सिस्टम मेंटेन करता था, प्रोडक्शन का भी और प्राइस कंट्रोल का भी। अब उसके अंदर बड़े वेरिएबल फैक्टर्स हैं कि यूएई की जो कैपेसिटी क्या है, वो कितना प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो मार्केट में किस तरह बेचेगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो तेल अपना सस्ता करते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो क्या जो ममालिक है उनकी तरफ शिफ्ट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ममालिक जो है वो बहुत सारे मुल्क हैं जो एक मुल्क का लीन भी देखते हैं कि वो किस तरफ है, उससे किसको फायदा हो रहा है। अभी इसके नेगेटिव पॉजिटिव आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर एक आपको होता है जनरेटिंग कैपेसिटी भी होती है। यूएई ने उसके अंदर इन्वेस्ट तो बहुत किया पिछले दिनों में अपनी जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके असर साइमल्टेनियसली सऊदी अरब ने भी बहुत इन्वेस्ट किया। अब ये क्या है कि ये क्या मार्केट पे प्राइसेस का कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि अगर एक सस्ती करता है और दूसरी बढ़ाता है, ये तो फिर थोक रेट बन जाएगा ना, जैसे बाजार के अंदर होता है। तो इसका मेरा ख्याल है ओपेक को बहुत नुकसान होगा, और इवन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको भी इसका कोई ठीक है। आपका कमेंट आ गया है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर नियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान के हवाले से, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना है कि ईरान में पेट्रोल की किल्लत जो है वो सामने आने वाली है, क्योंकि इस वक्त जो ज़खायर मौजूद हैं और ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके बायस हम देखेंगे कि ईरान में जो है वो तनसीबात जो तेल प्रोड्यूस करती हैं वो बंद हो सकती हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर नियाज साहब हमारे साथ मौजूद है और इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब। डॉक्टर साहब, ये जो बयान आया है अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कि हम देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद जो है ईरान में
تیل کی جو قیمت ہے ایک تو وہ بھی بڑھ جائے گی اور ساتھ ہی اس میں قلت بھی سامنے آئے گی، کیونکہ جو ذخیرہ ہے وہ اس وقت ایران کے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن ایکزیوس یہ بتا رہا ہے کہ کرونا بحران میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے ایک طویل سٹوریج جو ہے وہ بنا لیا تھا، اور اس وقت جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، امریکن جریدے جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ 20 بڑے بحری جہاز جو ہیں فلوٹنگ سٹوریج کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ تیل کا جو ذخیرہ ہے اس میں جو مزید ذخیرہ جو ہے اسے کنٹینیو کیا جا سکے۔ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، امریکہ کی طرف سے تو ایک کے بعد ایک جو ہے جھوٹ آ جاتا ہے۔ شروع جس طرح وہ ہوئے تھے کہ جی اب 2 دن حملہ کریں گے، ان کی پوری حکومت گر پڑے گی، لوگ باہر نکل آئیں گے، لوگ اس قدر تنگ ہیں۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جی بس ہم نے بمباری شروع کی تو ان کی پوری فوج جو ہے تتر بتر ہو جائے گی۔ تو پتہ نہیں بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ان کا اپنا جو میڈیا ہے نا وہ رکھتا رہتا ہے پورا حساب کہ جی ٹرمپ نے اس دن کیا جھوٹ بولا تھا، اس دن کیا جھوٹ بولا تھا، اور پوری انالیسز وہ دے دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ ساری باتیں ٹرمپ کی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب بھی یہ اسی طرح کی ایک بات ہے، اس میں ان کا اپنا جو میڈیا ہے نا وہ جو ہے سچ بتا دیتا ہے کہ جی ایران کے پاس تو بہت جو ہے برداشت کرنے کی قوت ہے، اور ایران نے جو ہے آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز بنا لی ہیں، وہ یہاں سے تیل نکال رہا ہے، وہ وہاں سے تیل نکال رہا ہے، پھر اس کے فورن ریزروز کافی ہیں، اس نے جو ہے مختلف پیمنٹ سسٹمز استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، اور پھر اس کے پاس بھی جو ہے ایسز جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں۔ مثلا یہ کہ جی انہوں نے ایک نئی تھریٹ دی ہے کہ جو گلوبل انٹرنیٹ کی جو کیبلز ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہیں، اگر انہوں نے ان کو کاٹ دیا جو ہے انٹرنیٹ خاص طور پہ ایشیا میں اور جو ویسٹ ایشیا کے ممالک ہیں ان میں انٹرنیٹ کام کرنا ہی بند کر دے گا۔ تو یہ جو ہے ایک بیکار کی سوچ ہے امریکہ کی، بس وہ ہر دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری یہ ترکیب جو ہے کامیاب ہو جائے گی، تو تھوڑے دن وہ اس کو بھی چلا کر دیکھ لیں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی تیل ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کیا جا رہا، اور اب ایک اور بھی جو بڑا بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ جو بلاکیڈ ہے امریکہ کا اسے مزید طویل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مزید فوجیں آ سکتی ہیں، اور یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا جو معاملہ ہے یہ ایک صورت میں خاصا مشکل ہو جائے گا ایران کے لیے ٹیکل کرنا۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو ایک ون سائیڈڈ گفتگو ہے امریکہ کی۔ امریکن پریس اس کو نہیں مان رہا، جو باہر کے اینالسٹ ہیں وہ ان کو نہیں مان رہے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایران جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے جو ہے ڈیفرنٹ روٹس موجود ہیں، اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ وہ کافی 2-3 مہینے تو آرام سے کھینچ سکتا ہے نا۔ پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایران پہ تو نہیں اثر پڑے گا نا، اگر یہ بلاکیڈ رہے گا پوری دنیا پہ اثر پڑ رہا ہے، امریکہ پہ اثر پڑ رہا ہے، آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، امریکہ میں جو ہے لوگ پریشان ہیں، آئل پرائسز جو ہے وہ $4 سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں پر گیلن، انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا تمام تر جو اثر ہے بہت بیک لیش جو ہے ریپبلکنز پہ پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ کا تو یہ ہے کہ یہ اس کا آخری ٹرم ہے، مگر جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے تو آئندہ بھی جیتنا ہے، انہوں نے تو مڈ ٹرم میں بھی جیتنا ہے، تو حد سے زیادہ پریشر ہے۔ باقی دنیا کے جو ممالک ہیں، کنگ چارلز آج گئے، انہوں نے سنا دی ٹرمپ کو کھلی، تو بہت زیادہ پریشر۔ ایران پہ اتنا پریشر نہیں ہے، جو بھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی غلطی امریکہ کی ہے، امریکہ کو جو ہے ختم کرنا چاہیے اس بلاکیڈ کو۔ ایران تو پہلے ہی تیار ہے بلاکیڈ ختم کرنے پہ، اور اس کے بعد جب سچویشن نارمل ہو جائے تو پھر باقی چیزوں کو بھی آپ سارٹ آؤٹ کر لیں، نیوکلیئر، پھر جو نقصانات ہوئے ہیں ایران کے ان کا مداوع کر لیں۔ تو یہ سب چیزیں تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں نا، پہلے جو بہت ہی برننگ ایشوز ہیں ان میں سے ایک تو ختم ہو گئی جو جنگ تھی، اب رہ گئی ہے ہرمز کا کھلنا، تو اس کو بھی کر لیں، اور پھر باقی معاملات جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ بریگیڈیئر صاحب کیونکہ یہی اندیا لگایا جا رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی جانب سے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایران کی طرف سے جو بندش لگائی گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اب ایک اور بیان آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدہ ایران کرنے میں ناکام رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنی ایک AI کی پکچر جو ہے وہ پوسٹ کی ہے جس پہ ان کے ہاتھ میں گن بھی اور نیچے کیپشن لکھا ہوا ہے "نو مور مسٹر نائس گائے"۔ تو اس سے اب کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر امریکہ جو ہے وہ جنگ کر سکتا ہے ایران کے ساتھ؟ ویسے تو ہم نے ماضی میں کبھی کسی ایسے امریکن صدر کو دیکھا نہیں اس طرح کی پوسٹ کرتے ہوئے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ واحد صدر ہیں جنہیں یہ حیثیت حاصل ہے۔
सर आपको भी डीलर है बुनियादी तौर पे, जवारी है। एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है, उसकी तस्वीरें, ये तो उसने तस्वीर अपनी लगाई ना गन के साथ, उसकी तस्वीरें तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो नंगा बैठा हुआ है वो छपी, वो लगा देता तो वो ज्यादा बेहतर होती। अब वो मतलब वो वेस्टर्न मूवीज होती थी जिसमें वो जो नाकाम हो जाती थी, उसमें इस तरह का हीरो होता था जो गन लेके खड़ा होता। आप भी सोच सकते हैं कि किसी एक ऐसा मुल्क जो कहे कि हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं और राइट ऑफ रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, उसका जो प्रेसिडेंट है वो इस तरह खड़ा होगा और हाथ में गन ली होगी, थर्ड क्लास लानत है यार इस पर, यही कह सकते हैं। मतलब इस बेगैरती पे लानत है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। बाकी वो जो कुछ बढ़िया मार रहा है, उससे पहले भी उसे कहा था मैं तहजीबें खत्म कर दूंगा, फिर जाके वो तभी तो अमेरिका उसको कहता है, अमेरिका में कहा जाता है टैको प्रेसिडेंट, कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो वो इससे पहले भी बहुत बढ़ के मार ये कहा साल में नहीं हुआ, तो वो अभी तस्वीरों पर थूकेंगे या इसको अप्रिशिएट करेंगे, आप मुझे बताइए। पूरी दुनिया में इस तस्वीर के ऊपर क्या रिएक्शन आएगा दुनिया में? वो लोग जो सोच रखते हैं, जो अकल रखते हैं, जो कुछ असूलों पे बिलीव करते हैं, वो इस तस्वीर के ऊपर थूकेंगे, स्पिट करेंगे या इसको तस्वीर को पसंद करेंगे? मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप तड़ियां लगाते हैं। ये तो जो स्ट्रीट्स में, गलियों में, बाजारों में, वो गलियों के किनारे पे जो खड़े होते हैं ना, वो टुंडे जिनको कहती हैं आप, वो इस किस्म की बातें करते हैं। अब इसके ऊपर वो जो मर्जी कहता रहे, लेकिन दुनिया के अंदर जो चीजें हैं, ईरान ने वो उसको बता दिया है और समझा दिया है। ईरान ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि हमने आपके 44 एयरक्राफ्ट जो हैं वो तबाह किए। उन्होंने, ईरान ने बता दिया है कि उसका F-35 जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, उसको भी स्टेल्थ है, उसको भी उन्होंने मार दिया है। A-10 को मारा है, F-15 को मारा है, F-16 को मारा है। उसने खारजा है वहाँ पे अपना यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम को कब्जा करने के लिए C-130 और फौजें लैंड की थी वहाँ। जो ईरानियों ने उसका भुक्ता बनाया और भुक्ता बनाया, वो शायद आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया ने उसको कवर किया है, जहाँ C-130 के परखच्चे उड़े हुए पड़े हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर से है वो तबाह बर्बाद पड़े हैं। तो बात यह है कि ये चीजें जब आपको पता है, या आपको पता नहीं है, इतने बेवकूफ है, बेवकूफ तो आप हैं, तो अब बात यह है कि वहाँ पे एक असल में बात यह है कि मैं बार ही आपसे कह चुका हूँ कि ये जो मजहबी जंगियत पे जंगें लड़ी जाती है ना, ये है ट्रम्प ज़ियोनिस्ट है, दहशतगर्द, मतलब ज़ियोनिज़्म है, उस पर बिलीव करता है। शैतान याहू भी दहशतगर्द ज़ियोनिज़्म पे बिलीव करता है। ये दोनों ज़ियोनिस्ट हैं जो लोगों को मारना चाहते हैं, जंगें करना चाहते हैं, तबाही करना चाहते हैं। साहब, जैसे कि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जंग करना चाहते हैं, अपने बयान से भी हमने देखा कि उन्होंने कई बार जो है वो यूटर्न लिया। तहजीब के हवाले से भी आपने कहा, और उनका जो है ये बयान भी मौजूद है कि ईरान की तहजीब को जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से जो है वो सीज़ फायर हुआ। क्या समझते हैं आप, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है? क्या कुछ वक्त के बाद हम देखेंगे कि इजराइल और अमेरिका एक बार फिर ईरान पे हमला कर सकते हैं? बात ये कि आप अगर परमानेंट पीस की बात सोचती है, वो नहीं होगा। यही मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जिस तरह जंगबंदी है ना, यही आगे यही प्रोसेस जो आगे चलता रहेगा कि ट्रम्प बेसिकली ही वांट्स टू पुट प्रेशर ऑन ईरान, और इस ईरान पे प्रेशर और इस जंगबंदी के पर्दे में या जंगबंदी का ड्रामा नचा के वो उसने इजराइल को खुली छुट्टी दे दी है कि तुम लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव करो और लेबनान की जितनी जगह पे कब्जा कर सकते हो कर लो। अभी उन्होंने लेबनान की 5 to 10% लैंड पर कब्जा कर लिया है, लटानी रिवर के आसपास, नॉर्थ ऑफ टाउन। और ग्रेटर इजराइल जो है उसका एक प्लान है, लेबनान, सीरिया, और वो खत्म हो गया, सीरिया पहले ही खत्म हो गया है। तो वो इस जंग बंद, और UAE ऑलरेडी वो ग्रेटर इजराइल के अंदर चला गया है। तो इस जंग बंदी के पैराए में वो असल में इजराइल को खुली छुट्टी दी हुई है कि वो लेबनान के अंदर तबाही और बर्बादी कर ले। अब आप देखिए, लेबनान पे ऊपर कोई बात कर रहा है, सारों की कंसंट्रेशन जो गजा पे कोई बात कर रहा है, पैलेस्टाइन पे कोई बात कर रहा है, सबकी कंसंट्रेशन जो ये ड्रामा जो है, ये जंगबंदी होगी, अमन होगा, प्रपोजल जाएंगी, नहीं जाएंगी, अपने और खुलेगी, नहीं खुलेगी, अपना न्यूक्लियर एसेट यूरेनियम होगा, नहीं, सारों की कंसंट्रेशन इन पॉइंट पे शिफ्ट हुई है। और जो असल मकसद है वो इजराइल अपना पूरा कर रहा है बाय ऑक्युपाइंग लेबनान। ठीक है,
तो ये चीजें जो है ये किसी की नोटिस में बिल्कुल ठीक है, वक्त मुख्तसर सा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जेडी वेंस के बारे में कहा जा रहा है कि बंद कमरों में उन्होंने अक्सर ये सवाल उठाए हैं कि पेंटागन जो जंग के हवाले से, मिसाइल के हवाले से अदाद शुमार शेयर कर रहा है, उसमें कितनी सदाकत है। जेडी वेंस चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन अमरीकी वज़ीर जंग और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसा नहीं चाहते। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो जंग के जो ज़ख़ीरे हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो भी अब 45% या गालिबन कुछ 50% जो है वो रह गए हैं अमेरिका के पास। क्या कहेंगे? जी देखिए, इस कदर बड़ी सुपर पावर बनता है अमेरिका, खासतौर पे मिलिट्री, और हाल अब ये है कि छोटी सी 1-1.5 महीने की उसे जंग लड़नी पड़ी है एक अपने आप से बहुत ही ज़्यादा छोटे मुल्क से, और उसका ये हाल हो गया है कि जी उसके जो है वो ज़खायर ख़त्म हो गए, उनका मोरल जो है वो डाउन है, फ़ौज का मोरल डाउन है, पब्लिक जो है वो नाला है। और ईरान का अभी तक ये कहा जाता है कि उनके बेशतर जो ज़खायर हैं फ़ौजी, वो तमाम अभी तक मौजूद हैं, और वो जो है महीनों जो हैं अभी और लड़ सकते हैं। तो हर तरह से जो है ये अमेरिका का नुकसान हो रहा है, और ये चीज़ जो है अभी तक ट्रंप को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो हद से ज़्यादा हट धड़म आदमी है और ईगोटिस्टिकल आदमी है। उसको कोई सूझबूझ तो है नहीं ज़्यादा, ना सिक्योरिटी मैटर्स की, ना डिफेंस मैटर्स की, ना इकोनॉमिक मैटर्स की। वो तो बस अपनी ईगो के हिसाब से चलता है। तो बाकी लोगों का मसला ये है कि किसी का उस पर होल्ड नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नियाज़ साहब, इनके हमरा थे। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक